जय हिंद साथियों, परीक्षा वाटिका यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दीजिए। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस ड्राइवर की जो वैकेंसी आई है 4361 पदों के लिए 4361 पदों के लिए जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड ये वीडियो रहने वाला है। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज कराया जाएगा ऑनलाइन। तो इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आप सिलेबस को जान लीजिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो बढ़ते हैं, पहले सिलेबस देखते हैं। हमारा सिलेबस जो रहने वाला है वो होगा सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? कुल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। मोटर अधिनियम, यातायात के चिन्ह और संकेत से कुल 20 प्रश्न होने वाले हैं। पाठ पुर्जा और लुब्रिकेटिंग रखरखाव से संबंधित 20 प्रश्न, यानी कुल 100 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे इस एग्जाम में। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। समझ गए होंगे आप लोग प्रश्न का प्रारूप किस तरह से रहने वाला है। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया? यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? साथियों, यह लॉन्च किया गया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया इसका, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनवरी 2025 में संजय का शुभारंभ किया। यह क्या है? तो यह एक युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है, यानी BSS है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? तो यह बने हैं ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? यह सम्मान है कॉर्पोरल दाभी संजय हिफावाई, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस, मेजर आशीष दहिया। इन तीनों को दिया गया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? यह सम्मान मिला है PR श्रीजेश, जो हॉकी के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2025 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितनी अवधि तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो 3 वर्ष के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया इसका। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC ऐतिहासिक भगवान बुद्ध त्रिनेत्र त्रिसेवा अभियान की शुरुआत की घोषणा की जा रही है। यह सहयोगात्मक पहल किन देशों के सशस्त्र बलों को एक साथ लाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत, नेपाल और श्रीलंका। भारत, नेपाल और श्रीलंका। आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत, नेपाल और श्रीलंका के बीच का सहयोग है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8 फरवरी 2025 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कौन सा था? तो इसका रैंक था 96वां। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 96वां। घरचोला शिल्प को भौगोलिक सूचक टैग यानी GI टैग मिला है। यह किस राज्य से संबंधित है घरचोला टैग? तो घरचोला टैग जो है यह गुजरात से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में टाटा समूह का चेयरमैन है, जिसे भारत ब्रिटिश व्यापारिक संबंधों में उत्कृष्ट योगदान के लिए ब्रिटिश के सम्राट ने मानद नाइटहुड से फरवरी 2025 में सम्मानित किया है? यह कौन है? तो ये है N चंद्रशेखरन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन? N चंद्रशेखरन को मिला है। तो 10 क्वेश्चन हमारा जो पहले बताए थे कि 10 क्वेश्चन जो रहने वाला है यह करंट अफेयर्स से है। अब आगे सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न होंगे, उसके बाद गणित होंगे, उसके बाद जो भी है सिलेबस के अकॉर्डिंग बढ़ते चलेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है यह? तो यह किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। आपको बता दें कि RBI जो है नोट निर्गमन के लिए उत्तरदायी होता है और 1 रुपए का नोट छोड़कर से सभी प्रकार के नोट पर RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। और RBI के नोट छपाई जो है कहाँ कहाँ होता है? देवास MP में। और करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? नासिक से करवाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो ये थे अरविंद घोष। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यह कांग्रेस के क्रांतिकारी थे, गर्मपंथी नेता में शामिल थे, जिसमें लाल बाल पाल के अलावा अरविंद घोष भी शामिल थे।
और अरविंद घोष ने वंदे मातरम पत्र में क्रांतिकारी आलेख लिखा करते थे और साथ ही इनका आलेख मुक्ति कौन पथ नाम से जाना जाता था, छपता था उस टाइम। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम बैठक की अध्यक्षता किसने की? यह अध्यक्षता की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग जो होता है वो होता है रतन जोत। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, रतन जोत का उपयोग किया जाता है, जिसको जेट्रोफा भी कहा जाता है। क्या? जेट्रोफा। रतन जोत को जेट्रोफा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसकी नियुक्ति जो होती है ये स्पीकर के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा, क्योंकि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति स्पीकर के द्वारा की जाती है, जो केवल लोक अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है और वह दलबंदी से बिल्कुल मुक्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह झारखंड से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है आपको बता दे, यह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी 3, 6, 2, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो यह अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में कराया गया था अंग्रेजी में भगवत गीता का अनुवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है? तो यह स्विट्जरलैंड को कहा जाता है यूरोप के खेल का मैदान। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार जो अनाज संग्रह करने का स्थान था कहां से मिला है? यह मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से मिला है, जहां पर 150 गुना 75 स्क्वायर फीट का एक अनाज कोठार मिला है। और मोहनजोदड़ो से भी 6-6 कमरे का मिला है, 2 भाग में विभक्त था, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था, इसलिए विशाल भंडार जो है अनाज का यह मोहनजोदड़ो से मिला है। और हड़प्पा से मिला था 6-6 कमरे का। गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य है। इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? कि मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे न गिरने देने के क्रम में। और न्यूनतम समर्थन मूल्य जब 2023-24 फसल का प्रतिवर्ष घोषित किया गया था, उस समय कृषक वर्ग को लागत मूल्य उपलब्ध कराना और फसल की कीमत को नीचे गिरने से रोकने से संबंधित था। और गेहूं की कीमत को निश्चित स्तर से गिरने से रोकने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उस टाइम घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है? तो यह निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जाता है। और अनुच्छेद 71 के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित विवाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो श्रमिकों की संख्या के अकॉर्डिंग नियंत्रित होता है, क्योंकि श्रम की पूर्ति में अगर वृद्धि होती है, अगर मजदूरी अधिक होगा तो श्रम की पूर्ति में वृद्धि होगी, और इसके विपरीत मजदूरी कम होगी तो श्रम की पूर्ति में कमी आ जाती है। श्रम का बंटवारा श्रमिक की संख्या पर भी निर्भर करता है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मजदूरों की मजदूरी, क्योंकि मजदूरों की पूर्ति अधिक होगी तो मजदूरी घट जाती है, और पूर्ति कम हो जाएगी मजदूरों की तो मजदूरी बढ़ जाती है। अब मजदूरों की मजदूरी अल्पकालीन बाजार की तरह कार्य करता है, जहां कीमत स्थिर नहीं रहता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब? 24 अक्टूबर को, क्योंकि जून 1945 में यूएसए का सैन फ्रांसिस्को में 50 देश के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी, जहां यह निर्णय लिया गया, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, इसी वजह से 24 अक्टूबर को यह संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वह पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी और भारत की पहली महिला राजदूत बनी कौन थी? तो वो थी डॉक्टर विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह प्रधानमंत्री जो थे उस टाइम के तत्कालीन, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी बहन थी विजयलक्ष्मी पंडित, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। यह 1953 ईस्वी में 8वीं अध्यक्ष चुनी गई थी, 8वीं अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी आम सभा में, और यह भारत के कैबिनेट की मंत्री बनने वाली पहली महिला थी, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय उस टाइम था लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो जो था उसका कार्यकाल कितना से कितना था? 1936 से लेकर के 1943 ईस्वी तक था। और भी देख लेते हैं, विलिंगटन जो था, विलिंगटन का शासनकाल कितना तक था? 1931 से 36। और बेवेल की बात करें अगर, जो बेवेल का, तो बेवेल का कार्यकाल कितना से कितना तक था? 1943 से 47। और हार्डिंग कब से कब तक रहा था? हार्डिंग द्वितीय था, जो 1910 से 1916 ईस्वी तक वायसराय रहा था। इन चारों का बता दिए, लेकिन आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो, जो 1936 से 1943 ईस्वी तक रहा था। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? यह शक्ति दी गई है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंतर्गत, यह आता है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो यह माना था सैयद अहमद बरेलवी को। किनको? सैयद अहमद बरेलवी को। और सैयद अहमद बरेलवी रायबरेली के एक भारतीय मुसलमान पुनरुत्थानवादी थे। उन्होंने अहल ए हदीस और देवबंदी आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। किसने? सैयद अहमद बरेलवी ने। अगला प्रश्न है बिहार की उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है? इसकी जलवायु जो है यह अर्ध शुष्क है। क्या है? अर्ध शुष्क है, क्योंकि बिहार की उत्तरी मैदान का सबसे पूर्वी भाग घाघरा का मैदान कहा जाता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है? ये गोपालगंज आता है, सारण आता है, सिवान आता है। इस वजह से यहां पर शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से, उसी तरह नमक किससे संबंधित होगा? तो नमक किससे, यहां पहले आपको बता देते हैं, पानी का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पानी संबंधित हो गया ऑक्सीजन से। इसी तरह नमक का क्या हो जाएगा? NaCl, सोडियम और क्लोराइड। तो यहां पर क्लोराइड तो दिया नहीं गया है, क्लोरीन तो दिया नहीं गया है, तो सोडियम हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। Na सोडियम का सूत्र है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी तत्व हो जाएगा ओस्मियम, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये ऑस्मियम सबसे भारी तत्व ही नहीं है। यहां पर ऑप्शन 4 दिए गए, इन सब में सबसे भारी है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? यह कौन सा एंजाइम है? तो यह है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है यह खाने में मौजूद बैक्टीरिया को भी मारने का कार्य करता है, और यह एक जीवाणुरोधी एंजाइम है जो शरीर में स्रावित होते रहता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण का मान है, यानी ग्रेविटी का वैल्यू कितना होगा? तो ग्रेविटी का वैल्यू है ऑप्शन ए 9.8 ms⁻²। अगला प्रश्न है अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, कितनी होगी इसकी आवृत्ति? तो यह होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। कितना? 20 हर्ट्ज से कम होती है, जो न्यूनतम, सबसे न्यूनतम आवृत्ति जो कंपन में उत्पन्न तरंगे अवश्रव्य होती है, जिसको अवश्रव्य तरंग कहा जाता है, उसमें 20 हर्ट्ज सबसे कम होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशोषित कर बनाता है। यह क्या बनाने का कार्य करता है? यह नीला हरा हाइड्रेट बनाता है, नीला हरा डाइहाइड्रेट बनाने का कार्य करता है। कौन? CuCl2, कॉपर क्लोराइड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श स्थिति है? यह हो जाएगा दाब का बढ़ना और तापमान का घटना, यह आदर्श स्थिति मानी जाएगी। क्योंकि द्रवीकरण या संघनन में जब पदार्थ वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे द्रवीकरण और संघनन कहा जाता है। जब दाब बढ़ता है और तापमान घटता है तो यह आदर्श स्थिति होगा, द्रवीकरण, वायु का द्रवीकरण का आदर्श स्थिति माना जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है? तो यह गैस है कौन सा? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको N2O इसका फॉर्मूला है, और NOx के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों नाम से इसको जाना जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है? तो यह हो जाएगा चिकन पॉक्स, छोटी माता। कौन सा? चिकन पॉक्स, छोटी माता, जिसको बिहार में और अदर साइड में माता मैया के नाम से भी जानते हैं।
अगला प्रश्न है गणित का प्रश्न है। गणित के प्रश्न के बारे में आपको बताए थे कि सेपरेट वीडियो में कर दिया गया। जितना भी सेट होगा ये बिहार दरोगा में भी ऐसे ही कराए थे, और बिहार पुलिस चालक भर्ती जो आया है ड्राइवर वाला, इसमें भी ऐसे ही कराया जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन फुल देखने के लिए उस वीडियो पर चले जाइए जहां पर सभी प्रश्नों को कर दिया गया है। 20 सेट के 200 प्रश्न को कर दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 112। अगला प्रश्न है गणित का है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50%। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, सॉल्व करिएगा, नहीं तो देख लीजिए वीडियो जाकर के आप। 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7/8। अगला प्रश्न है ये भी मैथ्स का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 27/64। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? तो यह जो स्थित है यह विदिशा में है, मध्य प्रदेश के विदिशा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है महात्मा गांधी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी पुस्तक से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट बुक से संबंधित, उससे एक रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बना दिया गया है, उसको कमेंट में पिन कर देंगे या फिर हम रिलेटेड वीडियो में भी डाल देंगे उसको, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। वहां से एक ना एक प्रश्न हर एग्जाम में बन जाता है, इस एग्जाम में भी बनेगा, यहाँ आप जैसे देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट में भी। अगला प्रश्न है नोंग कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? यह मनाया जाता है मेघालय में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। कहां पर? नोंग कर्म मेघालय में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है? यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। कहां से? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। अगला प्रश्न है नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? यह भाग कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी भाग 2 में होगा, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक 5 to 11 नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप से संबंधित है। अगला प्रश्न है बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था कहलाती है, इसको क्या कहा जाता है? नगर निगम कहा जाता है। क्या? नगर निगम कहा जाता है। और भारतीय संविधान का जब गठन हुआ था उस समय भाग 9A में अनुच्छेद जो था 243 क्लॉज क्यू सब क्लॉज 1 में यह बताया गया था। अगला प्रश्न है यदि किसी देश में बजट घाटा है और यह लंबे स्थिति तक बने रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा कि बढ़ेगा कर्ज। क्या होगा? कर्ज बढ़ेगा। अगला प्रश्न है बागुरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? बागुरुम्बा यह है बोडो जनजाति का। किसका? बोडो जनजाति का है, और बोडो महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? फीमेल्स के द्वारा, बोडो फीमेल्स के द्वारा यह किया जाता है नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित फसलों में से कौन फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो यह है कपास, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कपास एक नकदी फसल है और यह सूती कपड़ा उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी काम आता है। अगला प्रश्न है दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसके बाद संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया था? कहां पर यह किया गया था? यह किया गया था कहां पर? भोपाल में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह पारित हुआ था 1986 ईस्वी में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है नर्मदा नदी पर। कहां पर? नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। किसमें? फिल्म के क्षेत्र में। भारत सरकार द्वारा 1970 ईस्वी से यह दिया जा रहा है। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, निम्नलिखित में से उनमें कौन सा एक नहीं है? कौन सा नहीं होगा? यह हो जाएगा रूस। सिंधु सभ्यता 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं में यह माना जाता है, और यह सभ्यताएं कौन कौन सी थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, और यहां दक्षिण एशिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता थी। रूस नहीं होगा। ठीक, ये चारों हो जाएगा, ये 3 और एक
चीन। रूस नहीं होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया? तो यह शामिल किया गया था 2017-18 में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया 17-18। भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? इनका क्या नाम है? तो ये नेता है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को मिला है, यह एक नेता है। अगला प्रश्न है, कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक पीएनडीटी अधिनियम कब पारित किया? तो यह पारित किया गया था कब? 1994 में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया 1994 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे से हमसे 60 प्रश्न हमने कर लिया। अब आगे के जो टॉपिक के अकॉर्डिंग है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो प्रश्न 20 प्रश्न होने वाले हैं मोटर अधिनियम, यातायात के चिन्ह और संकेतों से संबंधित। आइए देखते हैं उन सभी प्रश्नों को भी। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण हेतु किस विशेष छूट का प्रावधान है? इसमें छूट दिया गया है, किसका? इसमें छूट मिला है, पंजीकरण शुल्क से छूट दिया जाएगा, रोड टैक्स में भी छूट मिलेगा और परमिट शुल्क की माफी की जाएगी। सभी विकल्प सही है, क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम 2019 में पर्यावरण अनुकूल वाहन को बढ़ावा देने हेतु यह रियायतें दी गई है और इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स में छूट का उल्लेख उसमें किया गया है। कई राज्य ने परमिट शुल्क भी माफ किया गया है और यह छूट नीति केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार दी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संकेत सावधान सावधान ऐसा होता है रेलवे फाटक को दर्शाता है? कौन सा संकेत हो जाएगा? तो यहां पर आप लोग ऑप्शंस देखिए, यह जो होगा लाल त्रिकोण में ट्रेन का चिन्ह इस टाइप से रहेगा और इसमें ट्रेन का चिन्ह रहेगा। यह रेलवे क्रॉसिंग फाटक वाले क्षेत्र में यह दिया जाता है और रेड ट्रायंगल विद ट्रेन आइकन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A किस प्रकार के अपराध से संबंधित है? यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं देने से। 194E के तहत आपातकालीन वाहन जैसे एम्बुलेंस हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया, पुलिस को रास्ता ना देना एक दंडनीय अपराध है और इसका उद्देश्य जीवन रक्षक वाहनों की गति में बाधा ना हो, इसके लिए है। इसके तहत आपको 10,000 रुपया तक जुर्माना लगाया जा सकता है और नियम का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबन का भी प्रावधान है, आपका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वाहन में एबीएस तकनीक का पूर्ण रूप क्या है? यानी एबीएस का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। एबीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एबीएस एक सुरक्षा तकनीक है जो ब्रेक लगाते समय पहियाओं में लॉक होने से रोकती है और यह वाहन को स्लिप होने से बचाता है। खासकर गीली या फिसलन वाली सड़कों पर यह तकनीक दुर्घटना की संभावना को कम करती है और एबीएस अधिकतर 2 पहिया और 4 पहिया आधुनिक वाहनों में अभी अनिवार्य कर दिया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वाहन चालक यातायात पुलिस के इशारे की अवहेलना करता है तो उस पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? उस पर जुर्माना लगेगा 2,000 रुपए का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है और यह नियम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है और बार बार उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई भी हो सकती है। सिर्फ 2,000 रुपया नहीं, बार बार आप कीजिएगा तो इससे भी ज्यादा आपके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है, ऐसा कानूनी प्रावधान है। जब वाहन में अधिक लोड किया जाता है तो यह किस प्रकार की समस्या उत्पन्न करता है? ओवरलोडिंग से संबंधित है प्रश्न। इसमें होगा केवल टायर फट सकता है, ब्रेक फेल हो सकता है, वाहन के नियंत्रण में कठिनाई आती है। ये तीनों कथन सही है तो सभी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, पी चिन्ह वाला नीला बोर्ड क्यों दर्शाता है? क्या दर्शाता है पी चिन्ह वाला और नीले कलर से? यह दर्शाता है पार्किंग क्षेत्र, क्या पार्किंग एरिया को दर्शाता है, पी फॉर पार्किंग, और इसका उपयोग चालकों को वाहन खड़ा करने की अधिकृत जगह बताने के लिए होता है और यह ट्रैफिक नियम के अनुसार व्यवस्थित पार्किंग सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, 2 पहिया वाहन के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, यह प्रावधान किस धारा के अंतर्गत आता है? आप लोग तो हेलमेट नहीं पहनते हैं अधिकतर लोग, तो यह जुर्माना जब आपको लगाया जाएगा तो यह कौन से धारा के अंतर्गत? यह लगाया जाएगा धारा 129 के अंतर्गत।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 हेलमेट को लेकर निर्देश देती है कि दो पहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य है और इसका उल्लंघन करने पर 1000 रुपये जुर्माना और लाइसेंस निलंबन का कारण बन सकता है यह। और इसका उद्देश्य सिर्फ सिर की चोटों को सुरक्षा देना है। जब आप गिरेंगे या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह होगा तो सिर में चोट लगेगा, इसके लिए आपके बचाव के लिए ही है। अगर किसी चालक के पास वैध लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसके कितने रुपए तक जुर्माना हो सकता है, अभी आपको पता है, उसको 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। धारा 181 मोटर अधिनियम के धारा 181 के अंतर्गत यह उल्लेख आता है कि 10,000 रुपए तक यह जुर्माना हो सकता है। 2019 से 10,000 रुपया किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन में लगे बैटरी का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम को शक्ति देना, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को पावर देने का कार्य करता है। और इंजन बंद होने पर भी कुछ जरूरी सुविधाएं बैटरी से चलती है, इसीलिए दिया जाता है। नो हॉर्न चिन्ह कहां लगाया जाता है? जैसे देखेंगे आप लोग, इस तरह से कुछ बना रहेगा और ऐसे करके ये साइन दिया रहेगा, ये हॉर्न के जैसा साइन बना करके। तो यह कहां लगा रहता है? तो यह चिन्ह लगा रहता है स्कूल या अस्पताल क्षेत्र में, जहां पर स्कूल या अस्पताल क्षेत्र है। और धार्मिक स्थल के पास भी लगाया जाता है और नीला या सफेद बोर्ड पर होता है जिसमें हॉर्न क्रॉस का चिन्ह लगा होता है। उल्लंघन करने पर जुर्माना और चेतावनी दी जाती है, इसमें कोई फाइन वगैरह नहीं है। यदि वाहन का साइलेंसर खराब है तो इससे क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? तो यह होगी अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण होगा, ईंधन की खपत भी बढ़ेगी और इंजन को क्षति मिलेगी। उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये सभी समस्याएं होगी साइलेंसर खराब है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा चिन्ह अनिवार्य यानी मैंडेटरी है? मैंडेटरी संकेत कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए स्टॉप। यह मैंडेटरी संकेत है जिससे सभी चालकों को मानना होता है। यह आमतौर पर चौराहों पर लगाया जाता है और इसका उल्लंघन सड़क दुर्घटनाओं को जन्म दे सकता है, इसलिए यह लाल रंग की अष्टकोणीय पट्टिकाओं पर लिखा होता है, इस टाइप से बनाया रहता है। ठीक है, इस टाइप का बना रहेगा, अष्टकोणीय, हेक्सागोन नहीं, अष्टकोणीय बना होता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड कर्व का संकेत किस रंग और आकार का होता है? तो यह होता है लाल त्रिकोण आकार का, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगर गाड़ी का रेडिएटर लीक कर रहा है तो क्या हो सकता है? गाड़ी का रेडिएटर लीक होगा तो क्या होगा? तो यह इंजन ज्यादा गर्म होगा, इंजन ज्यादा गर्म होगा। वाहन में अधिकतर कौन सी प्रकार की बैटरी होती है? आप सभी को पता है, इसमें जो बैटरी की यूज किया जाता है यह कौन सा होगा? तो यह लीड एसिड बैटरी का यूज किया जाता है। कौन सा? लीड एसिड बैटरी का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, एक वाहन के टायर पर बने ट्रेड का क्या कार्य होता है? इसका काम होता है क्या? सड़क पर पकड़ बनाए रखना, सड़क पर पकड़ बनाए रखने का काम करता है और पानी को बाहर निकालकर सड़क पर बेहतर पकड़ बनाता है। और ट्रेड जो होता है गहराई अधिक होता है जो फिसलन से बचाने का काम भी करता है। स्पीड गवर्नर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्पीड गवर्नर का उपयोग यह किया जाता है वाहन की गति को सीमित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाड़ी का हेड गैस्केट फटना किस समस्या का संकेत देता है? हेड गैस्केट फट जाएगा तो यह इंजन अत्यधिक गर्म होगा तो हेड गैस्केट फटेगा, और इंजन गर्म होने से यह जल भी सकता है और इससे कूलेंट और इंजन ऑयल मिक्स हो सकते हैं, यह गंभीर इंजन क्षति का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड संकेत का क्या रंग और आकार होता है? ओवरटेक जहां पर नहीं करना का संकेत दिया जाएगा, यह लाल रंग का गोल चिन्ह होता है, यह रेड कलर का एक सर्किल बना रहता है जिसमें दो गाड़ियों का चिन्ह बना रहता है, इधर से भी और इधर से भी, इसी के अंदर बना रहेगा इस टाइप से, इधर से और इधर से, ठीक, और क्रॉस लगा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 कोई प्रश्न थे जो सामान्य अध्ययन से संबंधित थे और 20 प्रश्न मोटर अधिनियम यातायात के चिन्ह संकेत से। अब जो 20 प्रश्न होंगे वो होंगे पाठ पुर्जा, कितने? 20 प्रश्न, पाठ पुर्जा, लुब्रिकेटिंग और रखरखाव, मतलब गाड़ी में कौन से पाठ पुर्जे होते हैं, उसके लुब्रिकेटिंग्स क्या है, रखरखाव किस तरह से किया जाएगा, इससे संबंधित 20 प्रश्न होगा। देखते हैं, गाड़ियों में प्रयुक्त ऑयल पंप का मुख्य कार्य क्या है?
इसका कार्य होता है इंजन के भागों को लुब्रिकेट करना। क्या होता है? यह घर्षण को कम करता है, जिससे इंजन के पुर्जे सुचारू रूप से चलते रहते हैं, और लुब्रिकेशन से पुर्जे की उम्र बढ़ती है और इंजन को ओवरहीटिंग से बचाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या होता है? रेडिएटर का मुख्य कार्य होता है इंजन के तापमान को नियंत्रित करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन में प्रयुक्त स्पार्क प्लग किस प्रकार का पुर्जा है? स्पार्क प्लग यह इग्निशन सिस्टम का पुर्जा है, स्पार्क प्लग, और यह फ्यूल एयर मिश्रण में चिंगारी पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में प्रयुक्त फ्यूल इंजेक्टर का कार्य क्या है? फ्यूल इंजेक्टर, इसका काम होता है फ्यूल को सही मात्रा में स्प्रे करते रहना, और इससे अच्छी दहन स्थिति बनती है, जिससे गाड़ी सही रहे। और खराब इंजेक्टर से फ्यूल की बर्बादी और पावर लॉस हो सकता है। किस पुर्जे की खराबी से गाड़ी में अत्यधिक धुआं निकलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलेंडर गैस्केट के कारण। किसके? सिलेंडर गैस्केट के कारण। और खराब गैस्केट में कूलेंट और ऑयल मिक्स हो जाते हैं, इससे सिलेंडर में जलकर सफेद धुआं बनता है और ओवर हीटिंग और इंजन डैमेज का यह कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी वाटर का स्तर कम होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे होगा कि बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियर बॉक्स का क्या कार्य है? गियर बॉक्स का क्या कार्य है? इसका कार्य होता है टॉर्क और स्पीड को बदलने का काम करता है, और यह गाड़ी को स्टार्ट, क्लाइंब, रन मोड देता है, और खराब गियर बॉक्स से पिकअप में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सामान्य यांत्रिक दोष है? नॉर्मल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑयल लीक होना। ये बहुत नॉर्मल है, ऑयल लीक हो सकता है। अगला प्रश्न है, एयर फिल्टर के जाम होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव क्या होगा? तो इंजन की परफॉर्मेंस घट जाएगी। इंजन ऑयल को कब बदलना चाहिए? इंजन ऑयल को कब बदलना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्माता द्वारा बताई गई दूरी के अनुसार। जो गाड़ी का कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके द्वारा बताया जाएगा कि इतने दिन में आपको इंजन ऑयल बदल देना है, यानी मोबिल बदल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंजन ऑयल के अत्यधिक गर्म होने से क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? इससे समस्याएं जो उत्पन्न होगी वो पिस्टन लॉक हो सकता है। क्या होगा? पिस्टन लॉक हो सकता है। आमतौर पर 5000 से 10,000 किलोमीटर के बाद नियमित रूप से ऑयल बदलने से इंजन की उम्र बढ़ती है, और देरी से बदलने पर इंजन में घर्षण और डैमेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन में अत्यधिक धुआं आने का क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण हो सकता है गंदा एयर फिल्टर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, क्लच ओवर स्लिपिंग की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो यह स्थिति उत्पन्न होगी क्लच प्लेट जब घिस चुकी होगी, तब यह स्थिति बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैटरी की वोल्टेज बार बार कम होने का एक मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण हो सकता है, इसका कारण होगा अल्टरनेटर खराबी होगा, और यह इससे वाहन स्टार्ट होने में दिक्कत होगी। अल्टरनेटर चेक करवाना और जरूरत पर बदलवा लेना चाहिए। इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग फॉर्म फिल कर दिए होंगे, थोड़ा सा आप लोग सेट देख लीजिएगा तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अधिक ग्रीसिंग किस समस्या का कारण बन सकता है? अधिक ग्रीसिंग यह होगा ब्रेक का जाम होने से। ब्रेक जब जाम हो जाएगा तो अधिक ग्रीसिंग नहीं करने से ब्रेक जाम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडिएटर का क्या काम होता है? यह इंजन को ठंडा रखने का कार्य करता है, और यह कूलेंट द्वारा गर्मी सोखकर वातावरण में छोड़ देता है, और रेडिएटर बंद होने या लीकेज होने से इंजन गर्म हो जाता है। इससे इंजन डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। टायर में कम हवा रहने से क्या प्रभाव पड़ेगा? सिंपल सा है, माइलेज घट जाएगा। दबा रहेगा टायर, माइलेज घट जाएगा, और इससे इंजन को ज्यादा शक्ति लगेगी, नतीजतन वाहन का माइलेज घट जाएगा और टायर की उम्र भी कम हो जाती है। डीजल इंजन में ब्लैक स्मोक आने का क्या कारण हो सकता है? तो यह खराब फ्यूल इंजेक्टर के कारण होता है। जब फ्यूल इंजेक्टर खराब होगा तब यह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और इससे इंजन में काला धुआं निकलेगा, और फ्यूल इंजेक्टर की जांच व सफाई हमेशा समय समय पर करवाते रहिएगा। अगर वाहन की स्टीयरिंग जाम हो जाता है तो प्राथमिक कारण क्या होगा? ऑप्शंस देख लेते हैं। यह क्या करेगा? पावर स्टीयरिंग फ्लूइड में कमी कर देगा। अगर इसका स्तर कम हो जाएगा तो यह स्टीयरिंग भारी लगने लगेगा, इससे वाहन मोड़ना कठिन हो जाएगा। समय समय पर पावर स्टीयरिंग फ्लूइड चेक करवाते रहना है। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है कि वाहन की अधिक कंपन
वाइब्रेशन का एक संभावित कारण क्या हो सकता है? कभी कभी आप गाड़ी चलाते हो, देखते होंगे अधिक वाइब्रेट करने लगता है। इसका सिंपल सा रीजन है व्हील बैलेंसिंग की कमी बन जाती है। जब टायर और पहिया का संतुलन, वाहन का टायर और पहिया संतुलन नहीं रह पाता है चारों का, और असंतुलन होने के कारण उच्च गति पर कंपन उत्पन्न होने लगता है। इससे हैंडलिंग में परेशानी होती है और टायर जल्दी घिसते हैं। बैलेंसिंग करवाना वाहन की स्थिरता और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। कुल 100 प्रश्नों को हमने कर लिया और इसी तरह आगे भी सेट करते रहेंगे। आप लोग बने रहिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए थे और वीडियो को पूरा देख लिया है तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। धन्यवाद।